दोस्तों नमस्ते। मैं प्रकाश पोहरे महाराष्ट्र से हूं। वैसे आप मुझसे भली-भांति परिचित हैं। कई शो में मैं आ चुका हूं और आपको पता है मैं एक संपादक हूं, एडिटर हूं, ओनर भी हूं। 3 कार चलाता हूं, हिंदी, मराठी और एक कृषि के लिए। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में उपलब्ध है कर्नल, हालाँकि रिटायर्ड है, लेकिन उनका बहुत लंबा-चौड़ा अनुभव है। कर्नल विजयनाथ जी झा। ये हालाँकि मिलिट्री में हाथ में बंदूक-वंदूक लेके नहीं चलते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी लेके चलते थे क्योंकि ये इंजीनियर है, अलग-अलग सेक्टर्स के। तो ज़ाहिर है, मिलिट्री के पहले का काम इनका रहता था और बाद का ये काम इनका रहता था। इनके सिवा मिलिट्री आगे नहीं बढ़ सकती है, ये आप पहली बात समझिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व होता है। आज इनसे चर्चा मैं हालाँकि टेक्नोलॉजी पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँगा किसानों के मुद्दे के ऊपर और पर्टिकुलरली इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। ख़ास करके जो शेयर मार्केट है या देश की जो बाकी भी इकोनॉमी चलती है, उसके ऊपर साहब का बहुत अच्छा तजुर्बा है। खुशकिस्मती से आज ये हमें मिल गए। हमने सोचा कि चलो आपके सामने इनको पेश किया जाए, कुछ मुद्दों के ऊपर बात की जाए, क्योंकि अभी देश के अंदर जो है किसानों के मुद्दे बड़े गरमाए हुए हैं। बाकी ईवीएम के मुद्दे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित। ये सारे मुद्दे काफ़ी गरमाए जब है, तब मैं समझता हूँ कि उसी मुद्दे के ऊपर हम लोग इनसे बात करेंगे। कर्नल जी नमस्कार। मुझे बताइए, आप तो इकोनॉमी के अच्छे काफ़ी क्या बोलते हैं उसको ज्ञानी आदमी हैं। हमारी जो बात हो गई थी उससे मैं समझा। मुझे बताइए, मेरे हिसाब से जो इकोनॉमी है, हम लोग अगर टूरिज्म का विषय लेंगे, तो देखिए टूरिज्म के अंदर ऐसा है, ऐसे समझिए कि अगर हम लोग हमारे देश के अंदर ही घूमेंगे, भारत के लोग सिर्फ भारत में घूम रहे हैं, तो भारत की कोई इकोनॉमी ग्रो होगी? हमारे देश की इकोनॉमी तब ग्रो होगी कि जब विदेश से लोग हमारे देश में आएंगे और वो उनका पैसा यहाँ खर्चा करेंगे या डॉलर हमको देंगे, तो वो जाके इकोनॉमी ग्रो होती है, ऐसा मैं समझता हूं। और मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाता हूं। हम घर में बैठे हैं, दिवाली का मौसम है और आपको पता है कि ऐसे मौसमों के ऊपर जो फैमिली के लोग रहते हैं आपस में ही फिर जुआ वगैरह खेलते हैं, वो एक रस्म की बातें होती है। अगर घर के सारे 10 सदस्य मिला के जुआ खेल रहे हैं, थ्री कार्ड्स खेल रहे हैं, रमी खेल रहे हैं, जो भी है, तो मुझे बताइए क्या हमारे घर की इकोनॉमी सुधरने वाली है? पैसा तो विद इन फैमिली घूमेगा। तीसरा मैं आपको विषय समझाता हूं और अच्छी तरह से, जैसे हमारे किसान समझ लेंगे इस चीज के ऊपर। मुझे बताइए, हमारे देश का जो उपज होती है किसानों की, वो उपज जो है वो सिर्फ देश के अंदर पैदा हो रही है, देश के अंदर बिक रही है, लोग खा रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या हमारे देश में बाहर से पैसा आ रहा है? और तीसरी तरीके से मैं आपको बताता हूं। मुझे बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन? एक मशीन में हमने 1 किलो लोहा डाल दिया या तार डाल दिया, तो उसके अंदर से खिले कितने निकलेंगे? 1 किलो में से क्या 1100 या 1010 किलो खिला निकल सकता है? मैं ऐसा समझता हूं कि ही इज डूइंग प्रोसेसिंग, ही इज कन्वर्टिंग दैट तार इनटू खिला। लेकिन एक वो किसान की जो एक दाना डालता है जमीन में और 1000 10,000 दाने उगाता है, मैं समझता हूं कि वो प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन करता है। तो देखिए आज परिस्थिति ऐसी किसानों की, आपको पता है क्या है कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, मैं आपको छोटी सी और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। 1970 में हमारे देश के अंदर, ये बहुत ज्यादा सालों पे मत जाइए, हो सकता है 2-4 साल इधर उधर के, 1970 के अंदर गेहूं की जो दाम थी वो 90 रुपए क्विंटल का था, 90 रुपीज क्विंटल। आज वो गेहूं का दाम करीब करीब एमएसपी के हिसाब से देखे जाए तो कुछ 2200 रुपए है करीब करीब। अगर मैं आपको परसेंटेज में उसको बताऊं या गुना में बताऊं, तो यानी मल्टीप्लाइड कर दूं, तो 22% करीब करीब गेहूं की कीमत बढ़ गई। 22%, 22 गुना, परसेंट भी नहीं, 22 गुना बढ़ गई। उसी समय हमारे स्कूल का जो टीचर था, वो टीचर की प्राइस उसी समय पे वो साल की थी 40 रुपया, महीने की 40 रुपए सैलरी थी। यानी वो 1 महीने के सैलरी, 2 महीने के सैलरी में ज्यादा से ज्यादा बड़े मुश्किल से एक बोरा वो गेहूं खरीद सकता था।
2 महीने के सैलरी में 1 बोरा बता रहा हूं मैं आपको। आज क्या हो गया है, आज जिसको 40 रुपए जो टीचर को मिलते थे, या कोई भी सरकारी मुलाजिम को समझिए, कोई टीचर का विषय नहीं, मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स। तो जिसको उस समय पे 40 रुपए मिलते थे, आज उस टीचर की सैलरी है 1 लाख रुपया, करीब करीब। हो सकता है 80-90 हजार होगी, 1 लाख होगी। तो कहने का मतलब उसकी सैलरी कितना गुना बढ़ गई है, 40 रुपए से तो 80,000 रुपए, ऐसा समझ लो, यानी 200 गुना बढ़ गई, 200 गुना बढ़ गई। और किसान का दाम कितना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। तभी हम लोग यही इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करते हैं, इसी के ऊपर। तो मुझे बताइए, हमारे देश के अंदर से एक्चुअली एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट वही चीज करना चाहिए जिसकी आवश्यक आपको नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो उदाहरण दिया आपने कंपनी का खिले बनाने का, वो प्रोडक्शन किया, बिल्कुल। आयरन से उसने खिले बनाए, जैसे आपने कहा फॉर्म, but he has not reaped profits. Yes, very good. He has only changed the form of the primary product, Right. that is steel. Very correct. He will reap profit only when the nails or खिला is sold. Very correct. वैसे ही किसान ने भी प्रोडक्शन किया, लेकिन किसान जब तक अपने प्रोड्यूस को पहले अपने पास रखेगा, अपनी जरूरत पूरे करेगा, और तत्पश्चात वो बाजार में उसे बिक्री करेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब उसे नफा। आपने 2 प्रश्न, किसान का उत्पाद का दाम कम बढ़ा है और वेजेस ज्यादा बढ़ा। वेरी करेक्ट। ये त्रुटि है। प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ना सब चाहिए, लेकिन आपकी तनख्वाह केवल खाने पीने के लिए नहीं, किसान का जो उत्पाद होता है वो अति आवश्यक होता है। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा। वो खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तभी कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम वन, नीच चाकरी भीख निदान। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा। किसान को अन्नदाता कहते हैं, कंपनी मालिक को कोई दाता नहीं कहते। वो नफा है, उसे बनिया करेगी, उसे बिजनेसमैन करेगी, लेकिन जो कृषि का किसान है उसको सम्मान होता है। बहुत अच्छा। देश में समस्या क्या है कि किसान को अपने लागत का दाम मिलता नहीं। हाँ बिल्कुल। ये आज वही, इसीलिए किसान आंदोलन हो रहा है और लोग किसानी छोड़ रहे हैं। सही बात है। उसका 2 कारण है जो मुझे, सिर्फ छोड़ नहीं रहे, सुसाइड भी कर रहे हैं। छोड़ रहे हैं और दुनिया से जा रहे हैं। वो अति हो जाता है। कोई सरकार कहेगा नहीं किसी को ठीक है सुसाइड करने के लिए, और सरकार के लिए बड़ा शर्म की बात। इसीलिए सरकार हर कदम और कोशिश करती है कि सभी को अपना बेसिक नेसेसिटीज मिले। अभी आइए किसान, हमारे देश में पहले किसान के पास जमीन बहुत होता था, जो अब आके टुकड़े 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 हो। आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जिस दिन 10,000 रुपए हो जाएंगे वो 1 करोड़, आपके परिवार बढ़ते बढ़ते, तो 10,000 से उतना उत्पाद नहीं आएगा, उसको उतना नफा नहीं, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आवश्यक है कि किसान संगठित हो और अपना उत्पाद को जहां चाहे वहां बेचने की उसे स्वतंत्रता मिले। आप सोचिए, आप एप्पल फोन बनाते हैं, एक छोटा सा फोन 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बेचते हैं। एक गाड़ी बनाते हैं, टाटा बनाता है, करोड़ों में बेचता है। अंबानी जी तेल बेचते हैं, पहले आयात करते हैं, उसे रिफाइन करके उसे बेच देते, अपना दाम अपना तय। तभी कंपनी मालिक जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या एक दुकानदार है, या जो सब्जी वाला है, अपना उत्पाद का दाम स्वयं तय करते हैं। और वो स्वयं तय करने में अकेले नहीं है, उनपे बाजार का नियंत्रण भी है।
अगर मैं चाहूं कि मेरा उत्पाद आलू लाया हूं और 100 रुपए बेच दूं, कौन खरीदेगा? हल्ला मचेगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं खरीदेंगे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।